पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में आई तो उनका सबसे बड़ा एजेंडा एहतसाब था, मगर वजीर आजम इमरान खान को जल्द ही ये इल्म हो गया कि पाकिस्तान में एहतसाब करना इतना आसान नहीं, खास तौर पर ताकतवर लोगों का एहतसाब। जेलों में सिर्फ गरीब लोग नजर आते हैं और उसकी वजह है कि हमने देख लिया कि हमारा इंसाफ का निजाम ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ सकता, और जो जेलों में जाते हैं वो सिर्फ गरीब लोग जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं है बड़े बड़े महंगे वकील करने के लिए। और वजीर आजम की इस बात को सच साबित करता है पनामा केस, जहां सजा के बावजूद वजीर आजम इमरान खान एक सजा याफ्ता मुजरिम को मुल्क से बाहर भेजने पर मजबूर हो गए। न सिर्फ वजीर आजम इमरान खान ने नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजा, बल्कि अब हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि एक ऐसा सियासी बयानिया बनाया जा रहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा देना बनती ही नहीं थी, और इस सारे सजा के अमल को रीविजिट किए जाने का शोर मचाया जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो ये कुछ ऐसा नामुमकिन भी नजर नहीं आता। इससे पहले भी शरीफ खानदान को तैयारा हाईजैकिंग और हुदैबिया केस में सजाएं दी जा चुकी, मगर फिर ढील और सियासी बयानिया जीत गया। अब एक बार फिर से सियासी बयानिया बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अदालतों ने दबाव के तहत फैसला दिया। कहीं किसी जज को ब्लैकमेल किया जा रहा है तो कहीं किसी को सदर बनने की ऑफर, कहीं ऑडियो को जोड़ा जा रहा है, और बादियों नजर में इस तमाम का हदफ लगता है आर्मी चीफ, अदलिया और वजीर आजम इमरान खान। जज अरशद मलिक मरहूम को ब्लैकमेल करके एक वीडियो बनाई गई, फिर एक सियासी बयानिया तश्कील दिया गया। उस बयानिए की दूसरी किस्त एक अखबार में एक खबर के तौर पर लगाई गई, और अब तीसरी किस्त एक ऑडियो लीक। दिलचस्प बात यह है कि इस सारे फसाने में इन लीक्स के किसी भी किस्म के सबूत अदालतों में अब तक जमा नहीं करवाए जा रहे, बस ये जंग मीडिया पर लड़ी जा रही है। जज अरशद मलिक मरहूम इंसाफ की तलाश में जिंदगी की बाजी हार गए। उनका बयान हल्फी आज भी अदालत में मौजूद है, जिसमें बताया गया कि किस तरह नासिर जंजुआ ने उनको ब्लैकमेल किया और पैसों की ऑफर लगाई, मगर सब जानिब खामोशी है। इस सब मामले में दिलचस्प बात यह है कि केस में मेरिट पर कोई बात नहीं हो रही। सोशल मीडिया पर नवाज शरीफ को मरियम नवाज दर्जनों बार सुरखरू कर चुकी हैं, खुद भी सुरखरू होने का दावा कर चुकी हैं, मगर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट रोजाना की बुनियाद पर केस चलाने का कहती है तो कभी वकील बीमार, कभी गायब और कभी तब्दील। खुद अदालत के बाहर खड़ी होकर फरमाती हैं कि मेरा केस जल्दी क्यों सुना जा रहा है। मेरे केस में, मियां साहब के केस में डे टू डे हमारी हियरिंग हुई और उसके नतीजे में हमें ये सजा हुई। बताएं मुझे, आज कहाँ है वो पनामा बेंच, आज कहाँ है वो नैब जिसने डे टू डे हमारा केस चलाया, नवाज शरीफ साहब का केस चलाया, कई सैकड़ों पेशियां हमने भुगती, तो आज कहाँ है वो सब? आज वो माहौल क्यों नजर नहीं आ रहा? वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मरियम नवाज की जानिब से इल्तवा की 16वीं दरख्वास्त दायर की गई। इस सब मामले में शायद केस के मेरिट्स कहीं गुम हो चुके हैं। मरियम नवाज और नवाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत के फैसले में क्या लिखा गया, कौन कौन से सबूत अदालत में पेश किए गए, और इन तमाम सबूतों के साथ अदालत ने क्या किया। उनके वकील ख्वाजा हारिस ने इन सबूतों पर क्या एतराजात उठाए, और मुअज़्ज़िज़ अदालत ने फैसला क्या दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अपने फैसले में रेफरेंस के सियाको सबाक का बाकायदा हवाला दिया है और कहा है कि 2016 में पनामा लीक्स में मुल्जिमान पर इल्जामात सामने आए। अदालती फैसले में शुरुआत में ही जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई GIT का हवाला भी दिया और बताया कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट के सवालात का जवाब GIT ने ढूंढा, और इस बुनियाद पर मुख्तलिफ रेफरेंस एहतसाब अदालतों में दायर किए गए। अदालती फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने इस केस में 18 गवाहान पेश किए, जिनकी गवाही अदालत में रिकॉर्ड की गई। अदालती फैसले में यह भी दर्ज है कि शुरुआत में बारे सबूत प्रोसिक्यूशन यानी नैब पर होता है कि वो साबित करें कि मुल्जिमान के असासाजात उनकी आमदन से जायद हैं, और नैब ऑर्डिनेंस के तहत जब एक बार ये साबित कर दिया जाए तो बारे सबूत मुल्जिमान पर मुंतकिल हो जाता है
کہ وہ اپنی جائیدادوں کے متعلق عدالت کو مطمئن کریں۔ عدالتی فیصلے میں درج ہے کہ ملزمان حسن اور حسین نواز نے موقف لیا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ 2 آف شور کمپنیز نیلسن اور نیسکول کی ملکیت ہیں اور ان کے شیئرز قطری شاہی خاندان سے لیے گئے۔ اس بارے میں تحقیقات جے آئی ٹی نے کی اور جے آئی ٹی کے سربراہ واجد ضیاء نے بطور گواہ بتایا کہ اس سلسلے میں مختلف ممالک کو ایم ایل اے کی درخواستیں بھیجی گئی۔ نیب کے ڈی جی آپریشن ظاہر شاہ نے یہ دستاویزات عدالت میں پیش کیے جن پر نواز شریف اور مریم نواز کے وکیل نے اعتراض اٹھایا، مگر عدالت نے اعتراض کو رد کرتے ہوئے دستاویزات کو ثبوت کے طور پر قبول کیا۔ شریف خاندان کے وکلا نے ان دستاویزات کو تکنیکی بنیادوں پر رد کروانے کی کوشش کی، جن کو عدالت نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ تکنیکی بنیاد پر کسی ثبوت کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ان دستاویزات سے عدالت میں ثابت ہوا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس نیسکول اور نیلسن نامی آف شور کمپنیز کی ملکیت میں 1993 سے 1996 کے درمیان آئے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ واجد ضیاء نے عدالت میں فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی کے ڈائریکٹر ایرل جارج کی جانب سے 12 جون 2012 کا ایک خط جو کہ موزیک فونسیکا کے منی لانڈرنگ رپورٹنگ آفیسر کو لکھا گیا تھا وہ بھی پیش کیا، اور اس کے جواب میں موزیک فونسیکا کی جانب سے 22 جون 2012 کو دیا گیا جواب بھی عدالت میں پیش کیا گیا جو کہ تصدیق شدہ کاپیز تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کی جانب سے بھیجے گئے میوچل لیگل اسسٹنس کا بی وی آئی کی اتھارٹی کی جانب سے جواب بھی عدالت کے روبرو رکھا گیا، جو کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ایف آئی اے نے موزیک فونسیکا سے رابطہ کر کے دستاویزات حاصل کیے اور کمپنیز کی بینیفیشل اونر مریم نواز ہیں اور ان کا پتہ سرور پیلس جدہ کا درج ہے۔ اس جواب میں فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی نے یہ بھی بتایا کہ ان کمپنیز کے ساتھ کوئی ٹرسٹ منسلک نہیں ہے اور نہ ہی ٹرسٹیز کے نام موزیک فونسیکا کے ریکارڈ میں درج ہیں۔ اس دستاویز کے جواب میں شریف خاندان کے وکلا کی جانب سے مختلف تکنیکی اعتراضات اٹھائے گئے کہ یہ دستاویزات قانون شہادت آرڈر کے آرٹیکل 89(5) کے تحت اٹیسٹ نہیں کیے گئے۔ گواہ نے جس دستاویز کو ثبوت کے طور پر پیش کیا وہ اس کا لکھا نہیں، مگر عدالت نے ان تمام اعتراضات کو رد کرتے ہوئے فیصلے میں ان اعتراضات کے ساتھ ہی ان کو رد کرنے کی وجہ بھی بیان کی کہ گواہ ایک ایسے خط کی تصدیق شدہ نقول پیش کر رہا ہے جو کہ متعلقہ اتھارٹی نے حکومت پاکستان کی ایم ایل اے درخواست کے جواب میں کنفرم کی۔ عدالت نے فیصلے میں یہ بھی قرار دیا کہ اس اعتراض کی کوئی وقت نہیں کہ دستاویزات اس کے نام پر نہیں یا وہ ان کا لکھاری نہیں، کیونکہ وہ میوچل لیگل اسسٹنس درخواست کے جواب کو پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح 4 جولائی 2017 کے ایک خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ برٹش ورجن آئیلینڈ کے اٹارنی جنرل کو ایم ایل اے کے ذریعے رابطہ کیا گیا اور برٹش ورجن آئیلینڈ کی فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی کے ڈائریکٹر ایرل جارج نے اپنے 12 دسمبر 2012 کے خط کے مندرجات کو کنفرم کیا اور یہ جواب جے آئی ٹی کو موصول بھی ہوا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق اس خط پر بھی بہت سے اعتراضات اٹھائے گئے اور کراس ایگزامینیشن میں گواہ سے ایم ایل اے کی فوٹو کاپیوں سے متعلق طرح طرح کے سوالات کیے گئے کہ یہ ایم ایل اے ہمیں نہیں دیے گئے، اس پر سیل نہیں اور دستخط کس کے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا ہے کہ میوچل لیگل اسسٹنس کی ان درخواستوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ملزمہ مریم نواز اپنے ثبوت پیش کر سکتی تھیں۔ اس ضمن میں ملزمہ مریم نواز کو ان کے بیان ریکارڈ کرنے کے دوران پوچھا بھی گیا، مگر ملزمہ کی جانب سے کوئی دستاویز جمع نہیں کروایا گیا جو کہ نیب کے ثبوتوں کو رد کرتا۔ آگے چل کر عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ گواہوں کے دستاویزات نے یہ ثابت کر دیا کہ مریم نواز ہی ان کمپنیوں کی بینیفیشل اونر ہیں، جبکہ مریم نواز کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ صرف ان کمپنیوں کی ٹرسٹی ہیں، تو ان کو اس ضمن میں دستاویزات پیش کرنا چاہیے تھے جو کہ وہ پیش نہ کر سکیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ایسا کوئی دستاویز نہیں اور عدالت کے سامنے موجود دستاویزات کی روشنی میں وہ ان کمپنیوں کی بینیفیشل اونر ہی ہیں۔ عدالت کے فیصلے میں یہ بھی درج ہے کہ گواہ واجد ضیاء نے ملزمان مریم صفدر، حسین نواز اور حسن نواز کی جانب سے عدالت میں ان فلیٹوں کی خریداری اور ملکیت سے متعلق عدالت کو ایک سی ایم اے میں بتایا گیا تھا کہ محمد شریف مرحوم کی جانب سے گلف سٹیل مل لگائی گئی جو کہ طارق شفیع صاحب چلاتے تھے اور اس کے 75% شیئرز
21 मिलियन दरम के इवज फरोख्त किए गए, जो कि BCCI को कर्ज की अदायगी में अदा कर दिए गए, और बाद में बकाया 25% शेयर भी 12 मिलियन दिरहम के इवज फरोख्त करके कतरी शाही खानदान के पास सरमायाकारी कर दी गई। कतरी शाही खानदान ने ये फ्लैट खरीदे थे और फिर सरमायाकारी के बाद नवाज शरीफ के साहबजादे हसन और हुसैन नवाज किराए पर वहां रहना शुरू हो गए। 2006 में कतरी शाही खानदान और अपार्टमेंट्स हुसैन नवाज की मलकियत में आ गए। इस दस्तावेज के अदालत में पेश करने पर भी शरीफ खानदान के वकला ने एतराज उठाए कि ये दस्तावेज वाजिद ज़िया का नहीं और वो इसको पेश नहीं कर सकते, और ये कॉपी है। अदालत ने ये एतराज भी रद्द किया कि जब अदालती तस्दीक शुदा कॉपी मौजूद है तो वो पेश की जा सकती है। इसके अलावा नैब की जानिब से तारिक शफी का बयान हल्फी जो कि GIT को दिया गया था वो भी पेश किया गया, जिस पर भी इसी किस्म के एतराजात उठाए गए। वाजिद ज़िया ने अदालत को बताया कि किस तरह GIT में पेशी पर तारिक शफी ये ना बता सके कि गल्फ स्टील मिल 1 रुपया सरमायाकारी किए बगैर 100% कर्जा लेकर कैसे लगाई गई, और ना ही कतरी खतूत के जरिए यह साबित हुआ कि 12 मिलियन की रकम शाही खानदान को सरमायाकारी के लिए दी गई। शरीफ खानदान के वकील ने अदालती फैसले के मुताबिक इस गवाही पर एतराजात का पहाड़ खड़ा कर दिया, मगर अदालत ने तमाम एतराजात को रद्द कर दिया। अदालती फैसले में दर्ज है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से फ्लैट्स की मलकियत साबित करने के लिए मुल्जिमान की तकारीर और हुसैन नवाज का टीवी चैनल को दिया गया एक इंटरव्यू पेश किया, जिस पर भी एतराज उठाया गया, जो कि मौजिज अदालत ने रद्द किया। इसी तरह नवाज शरीफ की पार्लियामान में की गई तकरीर और कौम से खिताब को भी नैब ने फ्लैटों की मलकियत के सबूतों के तौर पर अदालत में पेश किया। अदालत ने फैसले में इन इंटरव्यूज के बारे में मुल्जिमान मरियम नवाज और नवाज शरीफ से सवाल जवाब भी किया। नवाज शरीफ ने बताया कि कौम से खिताब की बुनियाद वो दस्तावेजात हैं जो कि हुसैन नवाज ने उन्हें दिए। उन्होंने कहा कि मुझे जाती तौर पर इस बारे में इल्म नहीं, मैंने कभी गल्फ स्टील मिल की कोई ट्रांजैक्शन नहीं की और ना ही मैं लंदन अपार्टमेंट्स का मालिक हूँ। जब हुसैन नवाज के इंटरव्यू के बारे में सवाल किया गया तो जवाब आया कि इस बारे में हुसैन नवाज से पूछा जाए, जो कि अदालती मफरूर है। इसी तरह हसन नवाज के सवाल पर जवाब दिया गया कि उसका हसन नवाज से पूछा जाए। हसन नवाज भी अदालती मफरूर है। अदालत ने इसी तरह के सवालात मरियम नवाज से भी किए। नवाज शरीफ की तकरीर पर मरियम नवाज ने भी यही कहा कि हुसैन नवाज के दिए गए दस्तावेजात पर यह तकरीर की गई। हसन और हुसैन नवाज के इंटरव्यूज पर कहा कि ये सवाल मुझसे मुतालिक नहीं, और साथ ही ये भी कहा कि ये सबूत कानून के मुताबिक नहीं। अदालती फैसले ने ट्रस्ट डीड से मुतालिक रॉबर्ट रेडले की रिपोर्ट को भी कबूल किया और लिखा कि ट्रस्ट डीड अदालत को गुमराह करने में नाकाम रही और इस तारीख को तैयार नहीं की गई जो कि उन पर दर्ज है। अदालती फैसले में अल्तौफी केस का भी हवाला दिया गया है और कहा गया कि कतरी खानदान का 1999 में इन अपार्टमेंट में कोई मलकियत का दावा नहीं था, जबकि अल्तौफी केस में ये फ्लैट अटैच किए गए थे, जबकि अदालती फैसले में मलकियत में कतरी शाही खानदान का नाम तक नहीं। अदालती फैसले में लिखा गया है कि ऑफशोर कंपनी के असल मालिक को ढूंढ निकालना मुश्किल है। नवाज शरीफ ने खुद को इस सारे मामले से दूर करने की कोशिश की है, जबकि वो कैपिटल FZE के चेयरमैन रहे, जो कि उनके साहबजादे की कंपनी है। और एक गवाह के मुताबिक ड्यूशे बैंक ने कूम्बर ग्रुप को एक कर्जा दिया और उसके इवज अपार्टमेंट्स पर चार्ज लगाया गया। फिर दस्तावेजात से जाहिर होता है कि कूम्बर ग्रुप ने कर्जा क्यू होल्डिंग को दिया, जो कि हसन नवाज की कंपनी है, जिसने आगे कर्जा क्विंट पेडिंगटन को दिया और क्विंट पेडिंगटन ने कैपिटल FZE को भी कर्जा फ्राहम किया। अदालत ने फैसले में लिखा कि इससे जाहिर होता है कि बाप, बेटे और बेटी अंदर से सब एक हैं और नवाज शरीफ जबानी इनकार करके इस सब से अपने ताल्लुक को खत्म नहीं कर सकते। अदालत के मुताबिक हुसैन, मरियम और हसन नवाज की उम्रें 20 साल, 18 साल और 16 साल थी जब वो पढ़ रहे थे और माली तौर पर फ्लैट नहीं खरीद सकते थे। अदालती फैसले में लिखा गया है कि कतरी खत की कहानी कन्विंसिंग नहीं है। इस सारे केस में प्रोसिक्यूशन को अपना केस साबित करने के लिए 4 चीजों की जरूरत थी कि क्या मुल्जिम पब्लिक ऑफिस होल्डर था। ये साबित हो चुका कि मुल्जिम चीफ मिनिस्टर पंजाब और 3 बार वजीर आजम पाकिस्तान रह चुका है। मालियाती जराए और जायदाद, इस केस में नैब ने साबित कर दिया कि अपार्टमेंट्स 90 की दिहाई से मुल्जिमान के कब्जे और जेरे इस्तेमाल हैं, जबकि GIT के मुताबिक उस दौर में मरियम, हसन और हुसैन के कोई जराए आमदन ना थे।
نیب یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا کہ ملزمان نے یہ اپارٹمنٹس ان ذرائع سے نہیں خریدے جن کا انہوں نے عدالت میں دعویٰ کیا۔ اس طرح سے بارے ثبوت ملزمان پر منتقل ہو گیا جو کہ عدالت کے سامنے ایک بھی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہے۔